क्या करते हैं यहाँ पर? बेरोजगार ग्रेजुएट है सर। रोजगार सर वॉलीबॉल खेलता है सुबह शाम बस। अरे भाई फिटनेस के लिए करना पड़ता है। फिटनेस देखिए पेट अरे कितना अभी निकला हुआ। तुम्हारा दोस्त है कि दुश्मन? बिहार का भला कभी नहीं हो सकता। तुम बिहार को से नहीं बोल सकते हो यार। तुम दोस्त नहीं लाए हो आज। अरे सर ये दोस्त के नाम पे दुश्मन है सर ये मेरा। और लोग कह रहे हैं नौकरी नहीं है। लोग सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, मेरा ये कहना है। सिक्योरिटी के लिए आप अच्छा कमाओ ना, सारा कुछ मिलेगा। हेल्थ सेक्टर मिलेगा, टर्म इंश्योरेंस, सारा कुछ मिलेगा। आप खुद के कमाई पे करो ना। आप दूसरे के कमाई पे डिपेंडेंसी रहना चाह रहे हो कि सरकार सब कुछ करके देगी। सरकार अपना झोला भर रही है। प्रधानमंत्री जी तो वादा करके चले जाते हैं, वो पूरा होता नहीं है एक्चुअली। वो जमीनी लेवल पे कुछ आता नहीं है, वो बस चुनाव के टाइम तक रहती है, चुनाव के बाद कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे, बस बिहार में ये देख रहे हैं कि कैसे गठबंधन करके एकदम मिक्सअप करके मिक्स वेज बना के हम गवर्नमेंट बना ले बस। तो हम तो यूथ हैं सर, हम तो रोजगार चाहेंगे, तो हम वोटिंग, मेरे जो पक्ष होता है वो आरजेडी की तरफ चला जाता है। वो 140 करोड़ के पीएम है या सिर्फ मुसलमान को छोड़ के सारे के पीएम? मुसलमान के बिना हिंदू का काम नहीं चल रहा, हिंदू के बिना मुसलमान का काम नहीं चल रहा। यहाँ पे जितने लोग हैं आप पूछ सकते हैं। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। ललन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है और अब इस वक्त हम फारबिसगंज के पटेल चौक पर हैं। ये इलाका अररिया लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ से हम गुजर रहे थे तो कुछ दोस्त मिले जो ललन टॉप के प्रेमी हैं, ललन टॉप के फ़ैन हैं। उन्होंने कहा हम लोगों से बात कीजिए। तो बात हुई तो बात तो चाय की टपरी पे होती है। तो फिर हमारा ध्यान एक लिट्टी चोखे की दुकान पे गया। बुरा इसलिए लगा कि उस लिट्टी चोखे की दुकान पे लिखा है बिहारी लिट्टी चोखा। मतलब लिट्टी चोखा तो अपने आप में बिहारी होता है, तो इसके लिए बिहारी लिट्टी चोखा लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी? सबसे पहले दुकान के मालिक साहब से पूछ लेते हैं। भाई क्या है बिहारी लिट्टी चोखा का है? बिहारी लिट्टी चोखा इसी के लिए कि इसको स्पेशलाइज बिहार का बताने के लिए लोगों को कि ये बिहार का ही है। इसको बहुत लोग बाटी चूरमा बोलते हैं, बहुत लोग दाल बाटी के टाइप से बोलते हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए कि ये लिट्टी चोखा ही है। इसमें अंदर में स्टफिंग हमारा सत्तू का होता है जो बहुत पॉपुलर है, पता ही होगा। पर एक बात बताओ, तो तुम जब ये बात बोले कि दिल्ली में यहाँ कोई बाटी चूरमा बोलता है, तो बाहर का आदमी आ रहा है यहाँ पे जो बाटी चूरमा इसको बोल रहा है? कोई बाहर खा के आ रहा होगा, बिल्कुल कोई खा के आ रहा होगा, जिनको पता होगा वही बोल रहे होंगे। यहाँ लिट्टी चोखा का यहाँ कल्चर बढ़िया है, ज़बरदस्त चलता है। हाँ, अभी तो फारबिसगंज में सिंगल हमारा ही है, तो अच्छा ही रिस्पांस है, सारा कुछ अच्छा है। जिस हिसाब से क्वालिटी है उस हिसाब से रिस्पांस अच्छा है लोगों का। लगता है कि तुम लिट्टी चोखा के साथ चिकन की भी व्यवस्था किए हुए हो। लिट्टी चोखा और चिकन हमारा सेपरेट है, लेकिन हम नया रेस्टोरेंट ओपन करने वाले हैं, उसमें ज़रूर होगा लिट्टी चोखा और चिकन। खैर ये तो खाने की बात हुई, लिट्टी चोखा की दुकान हो गई। लिट्टी चोखा की दुकान के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? आओ यार इधर आओ, इधर। तुम पहले हमको बहुत कुछ बात कर रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित चौधरी रोहित चौधरी। कहाँ, मतलब यहीं के हो, अररिया के ही हो? है तो फारबिसगंज के रामपुर के, रहते हैं बेंगलोर में। बंगलोर में। तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ हमारा घर है, अभी आए हुए थे घर पे। अच्छा, छुट्टी पे आए हो या वोट देने के लिए? खुद का काम बंद करके आए हैं। छुट्टी तो नहीं मिलता है हमें। खुद का काम बंद करके आए हो, समझे नहीं? मेरा खुद का काम है, अभी उस खुद के काम से छुट्टी लेके आए हैं हम। अच्छा, मतलब आपका अपना बिजनेस है या फिर वहाँ काम करते हैं? वो अभी छुट्टी लेके, मतलब कितने दिनों के लिए इधर? 19 को आए थे, कल वापस जा रहे हैं सुबह। क्या काम है बेंगलोर में आपका? एक्चुअली हम स्केटिंग कोच है वहाँ पे। स्केटिंग कोच? कर्नाटका टीम के ऑफिशियल कोच है हम। कर्नाटका टीम के? कर्नाटका का मतलब कर्नाटका स्टेट का फ्री स्टाइल टीम का कोच है हम। तो तुमने स्केटिंग कहाँ सीखी? स्केटिंग तो बचपन से ही करते आ रहे थे, फिर दिल्ली में रहे, वहाँ पे सीखे, फिर उसके बाद डायरेक्ट बेंगलोर चले गए। तुम प्रवासी बिहारी में से हो? एनआरबी, नॉन रेजिडेंशियल बिहारी? जी 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 जी, सही पकड़े आप। तो फिर बेंगलोर में, मतलब उधर क्या स्केटिंग का बढ़िया मार्केट है? मार्केट बहुत अच्छा मार्केट है। बेंगलोर में क्या है ना, अपॉर्चुनिटी बहुत है। यहाँ थे फालतू निठल्ला घूमते थे, वहाँ गए तो थोड़ा अपॉर्चुनिटी दिखा, उसका फ़ायदा उठा लिए। तो यार तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ कुछ दोस्त वगैरह भी थे, कहाँ गए दोस्त? अरे तो उन लोगों को भी बुलाओ ना, मतलब वो भी अपनी कहानी बताए। वो भी बेंगलोर में तुम्हारे साथ काम करते हैं? वो यहीं रह गया, उसको बुलाए, बेंगलोर आया नहीं, अभी वो एकदम बेरोजगार बैठा हुआ है वो। आज आइए, वाह यार दोस्त आओ। क्या नाम बताया? निहाल? निहाल चौधरी। निहाल चौधरी ही है हमारे। ये बिहार के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नाम के बाद अपना सरनेम बहुत जोर से बोलते हैं। मेरा नाम हुआ सर निहाल कुमार चौधरी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, फारबिसगंज। घर हुआ सर रानीगंज रोड में मेरा। तो रानीगंज में क्या करते हैं यहाँ पर? सर अभी हम सर बेरोजगार ग्रेजुएट हैं सर। रोजगार सर वॉलीबॉल खेलता है सुबह शाम बस।
फिटनेस, अरे भाई फिटनेस के लिए करना पड़ता है थोड़ा। फिटनेस देखिए, पेट अरे कितना अभी निकला हुआ, चालू किधर है ही- फिटनेस, अरे किधर भाई, है? अभी चालू ही किए हैं, स्किल होना चाहिए, खेलने में कोई खराबी नहीं है, कोई भी खेल खराब नहीं होता है। खेलना भी है वहाँ पे। खेलते जी, खेलते हो ये बात ठीक है, तो ग्रेजुएशन हो गया आपका? ग्रेजुएशन हो गया है मेरा। रोजगार की तलाश में सर अभी वैकेंसी भर रहे हैं सर, लेकिन कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं निकल रहा है सर पूरा। वैकेंसी भर हो किस में हो? तो तुम्हें तो अगर क्या इसमें प्रोफेशनल खेलते हो क्या बास्केट? नहीं सर, वैसे सर जाते भाई। टाइम पास करने के लिए खेलेगा तो किधर से कुछ होगा? टाइम पास करता नहीं है सर, हमारे सर फायर ब्रिगेड में अरे तुम सुबह उठेगा, हम फोन करते हैं बेंगलोर से, क्या कर रहे हो? दोस्त बास्केटबॉल खेलने जा रहे हैं। शाम में कॉल करते, क्या कर रहे हो? बास्केटबॉल खेलने जा सबसे रहे हैं। पहले बात तो सही है, लड़का सर बिहार का है नहीं, ये मेरे बारे में इसे कितना जानेगा सर। अभी सर शाम एक हमको क्या शक हो रहा है, तो तुम्हारा दोस्त है कि दुश्मन? दोस्त है सर, लेकिन यही थोड़ा खिंचाई कर रहा है मेरा, खिंचाई कर रहा, दोस्त तो होता ही खिंचाई करने के लिए। कुछ नहीं है, वास्तविकता बता अरे रहे भाई हैं। तू क्या बोले तुझको? ठीक है, चल निहाल भाई, तो तुम ये है कि नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, सर नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट में भी? सर सरकारी नौकरी के लिए सर अप्लाई कर रहे हैं सर। प्राइवेट नौकरी में सर यहाँ सर पैसा उतना मिलता नहीं है सर, काम सर पेल के लिया जाता है यहाँ पर। लेकिन बात है कि जब नौकरी की इतनी कमी है तो फिर उसमें मतलब वो आपका पर्सनल चॉइस होता है, तुम्हारे हिसाब से भाई तुम्हारी जिंदगी है, तुम जहाँ नौकरी करना चाहो। लेकिन नौकरी की जब इतनी कमी है तो ये भेदभाव क्यों कि सरकारी करेंगे प्राइवेट नहीं करेंगे? सर बात है सर, सरकारी में सर अपॉर्चुनिटी बहुत मिलता है सर, उसमें दहेज ज्यादा मिलता है, बस बात वही है। अरे भाई वो बात नहीं, सरकारी में सर सिक्योरिटी मिलता है सर, बहुत सिक्योरिटी में, हेल्थ सिक्योरिटी मिलता है, गवर्नमेंट बहुत चीज़ का देता है, सुविधा देता है, जो प्राइवेट नौकरी में जल्दी नहीं मिलता है यहाँ कैसे पे नहीं सर। मिलता प्राइवेट नौकरी में? गजब कहाँ बात मिल रहा कर। है यहाँ पे? अगर हम प्राइवेट नौकरी करें क्या सुविधा मिल रहा है यहाँ? कोई भी आज कर से रहा है चार प्राइवेट, उसे क्या सुविधा मिल रहा है? आज से 4 साल पहले हम बेंगलोर गए, कॉलेज में थे, 3rd ईयर में हमने कॉलेज छोड़ा, वहाँ के टीम के लिए हम खेले। अभी मेरा खुद का स्पोर्ट्स एकेडमी है, वहाँ पे मेरे अंडर 4 कोच काम करता है। हर एक कोच को 20,000 सैलरी प्लस 5,000 इंसेंटिव देते हैं उसको। अभी मेरा उम्र है बस 22 साल, समझ में आ रहा है आपको? इसको उस वक्त कहे तुम चलो, यहाँ के चक्कर में रहोगे, कुछ नहीं होगा, बिहार का भला कभी नहीं हो सकता, हम ऐसा ही बोले इसको। ऐसा क्यों बोलो कि बिहार का भला नहीं हो सकता? को भला तो हो ही सकता है। अब आपको सर, बताते दूसरी हैं। बात है सर, हम सर बिहार का भला करने की तैयारी वैसे बीपीएससी का ही कर रहे हैं सर। हम चाहते हैं सर बड़ा अधिकारी बनकर सर, बिहार में जो समस्या चल रहा है सर, बहुत गली गली में यहाँ समस्या है सर, रोजगार सर नहीं है यहाँ पे सर, शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, सरकारी अस्पताल का यहाँ हालत देख लीजिएगा सर, दिन पर दिन सर बहुत बदतर हालत है सर। बच्चा लोग जाता है झोला लेके सर, कुछ पढ़ाई नहीं है वहाँ पे सर, खिचड़ी खाने के लिए खाली जाता है यहाँ पे सर, कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। नहीं, लेकिन इसको आप अलग तरीके से देखिए। आपको लगता है कि खिचड़ी खाने के लिए जाता है, पर वो जरूरी नहीं है, उसकी मतलब क्षमता भी नहीं है, तो ये क्षमता नहीं, बस यहाँ जाते हैं सर, बगल में जहाँ वॉलीबॉल खेलते हैं सर, वहाँ बगल में सरकारी अस्पताल है सर, जाते हैं सर, वहाँ का विद्यार्थी सब का सर जब मन तब बाहर निकल जा रहा है, क्लास से बंक मार रहा है, कोई सिस्टमेटिक सर नहीं है यहाँ पे सर। तुम समझाओ उसको, नहीं मार जो ये तो स्कूल प्रशासन की कमी है ना, मार रहा है, स्कूल प्रशासन की कमी है। अब एक बात है, तो तुमने पढ़ाई कहाँ से की? तुम्हारी पढ़ाई सरकारी स्कूल की है? नहीं सर, मेरी पढ़ाई सर मैं मिथिला पब्लिक स्कूल से किया हूँ सर, 12वीं पास किया हूँ सर, और मैट्रिक भी सर वहीं से किए हैं, और ग्रेजुएशन किए हैं सर फारिसगंज कॉलेज से। फारिसगंज कॉलेज। तो वहाँ क्लास वास होता था कि वहाँ भी यही हाल था जो तुम क्लास सर वहाँ होता है सर, क्लास जाते भी थे सर, लेकिन जो है क्लास कभी नहीं गया वहाँ, क्लास होता नहीं, जो सही बात होता है। क्लास तुम दोस्त नहीं लाए हो आज? अरे सर, तुम्हारी पोल खोल रहा है, ये दोस्त नहीं है। अरे सर ये दोस्त के नाम पे दुश्मन है सर ये मेरा। बताते हैं यहाँ का युवा क्या करेगा, कॉलेज के नाम पे जाएगा, चाय का टपड़ी पे बैठ के चाय सुट्टा पिएगा, उसके अलावा उसको दूसरा काम है नहीं यहाँ पे। बिहारी लड़का तुम ऐसा नहीं बोल सकता, जितना भी तुम कहीं भी चल जाओ, सब यूपीएससी में कहीं भी चल जाओ, सब बिहारी भरा हुआ है, अधिकतर बिहारी भरा हुआ है। बिहारी को तुम कैसे बोला लड़का सुट्टा मार रहा है यहाँ का? बिहार से कितने महान आदमी निकले हुए हैं, राजेंद्र खैर, प्रसाद बिहार से निकले हुए हैं, सब बाहर से निकले, अशोक देखो यार कहाँ से निकले हुए हैं, तुम बिहार को ऐसे नहीं बोल सकते हो यार। ठीक ठीक, मुद्दे पे आते हैं। तुम दोनों अपनी लड़ाई घर जाके करना, ठीक है? तुम दोनों के एक दोस्त और थे, क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? आकाश झा हुआ। आकाश झा। आकाश, क्या करते हैं आप? मैं अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, कुछ मैंने तो सरकारी का ट्राई किया थोड़ा सा, उसमें ना असफल हुआ, लेकिन मैं फैमिली की कंडीशन देख के मैं प्राइवेट जॉब चोला फाइनेंस में कार लोन में कर रहा हूँ अभी। फाइनेंस में यहीं पे करते हैं, इसी इलाका फार्मेसी? जी मैं फार्मेसीगंज में ही कर रहा ये शिकायत जो कर रहे थे कम पैसा मिलता है, ये सब तो चलिए हम वो डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे कैमरे पे। हूँ। ऐसा नहीं, आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना पेमेंट यहाँ मिलता है, लेकिन बात यही है यहाँ पे पेमेंट भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरा प्रेशर रहता है काम का। सरकारी में ये बात सही बोला, सरकारी हो गया तो आपका जब तक जीवन है तब तक आपका कोई टेंशन नहीं है। यहाँ प्राइवेट में क्या है, आपका जब तक शरीर में जान है तब तक काम लेगा कंपनी, शरीर में जाम नहीं है तो आपको बोलेगा आप छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही है, इसीलिए सब कोई इसका पता चल रहा है, सब इसीलिए कितना दुखी है ये, चेहरा पे इसका दुख देखिए आप। 3 दोस्त जब गप कर रहे थे तो हमारी मतलब इस कैमरे पे जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उससे पहले हमारी मुलाकात एक शख्स से और हुई थी।
वो भाई साहब ने बताया कि उनका अपना ये दुकान है पटेल चौक पे ही। क्या नाम बताया था भाई साहब, आप आइए आप। मेरा नाम सोनू हुआ। सोनू। तो यहाँ पर आपकी दुकान है? हाँ, छुआपट्टी में है। छुआपट्टी में दुकान है, क्या किस चीज़ का व्यवसाय है? मेरा इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्किल का है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, वो प्रोडक्ट बेचते हैं, सामान बेचते हैं या पार्ट्स बेचते हैं? सर्विस और सारा कुछ है, सामान प्रोडक्ट सारा। किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान का? इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है। तो यहाँ पे क्या आपने बताया था कि आपने पढ़ाई वगैरह इंजीनियरिंग वगैरह कुछ कर रखा है? क्या 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 किया हुआ है? मेरा बीटेक है इलेक्ट्रिकल। कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से। तो पंजाब में जाके पढ़ाई की थी या फिर वहीं जाके पढ़ाई किया था। तो फिर यहाँ आके वहाँ प्लेसमेंट नहीं हुआ था, या मतलब नॉर्मली जो होता है कि बिहार के लोगों में एक है कि अगर बाहर चले गए तो वापसी के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, तो आप यहाँ कैसे आ गए? हाँ, यही चीज़ हमको यहाँ खींच के लाया, क्योंकि लोग बाहर छोड़ के जाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि बाहर। तो फिर यहाँ आपको लगता है कि आप जितना मेहनत करके पढ़ाई किए उसके बराबर आपको काम से मिल जाता है? सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। अब भाई साहब कह रहे थे सरकारी नौकरी चाहिए, मेरा एक दोस्त सरकारी नौकरी वाला है, ये भी सरकारी नौकरी है। किस चीज़ की नौकरी करते हैं? ये बीपीएससी टीचर है, ये LIC में है। ठीक है। अच्छा। मेरा स्टार्टिंग से माइंडसेट रहा कि पैसा ज़्यादा कमाना है, तो सरकारी नौकरी करके पॉसिबल नहीं है, कहीं से पॉसिबल नहीं है। खुद का व्यापार करो। और लोग कह रहे हैं नौकरी नहीं है, लोग सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, मेरा ये कहना है। श्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए आप अच्छा कमाओ ना, सारा कुछ मिलेगा। हेल्थ सेक्टर मिलेगा, टर्म इंश्योरेंस, सारा कुछ मिलेगा। आप खुद के कमाई पे करो ना, आप दूसरे के कमाई पे डिपेंडेंसी रहना चाह रहे हो कि सरकार सब कुछ करके देगी। सरकार अपना झोला बढ़ रही है, चाहे कोई भी हो। अभी लोग चाहे अभी रिसेंटली अगर नया युवा देखा जाए, लोग RJD में तेजस्वी को कह रहे हैं। मेरा ये कहना है, चाहे कोई भी XYZ बीजेपी का ही नेता क्यों ना हो, आखिर वो 5 साल में इतना कैसे कमा ले रहा है? उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। जब वो निर्वाचन आयोग में जब अपना एप्लीकेशन देते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता, लाख 2 लाख 5 लाख। गवर्नमेंट इस पर क्यों नहीं काम कर रही है? उनके पास 100 करोड़ 200 करोड़ का प्रॉपर्टी आ जा रहा है, कैसे आ जा रहा है? अभी हर महीने हमें टैक्स देना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरा कहना है। तो वो भी देते हैं, ऐसा तो नहीं है? देते हैं तो उनके पास ऐसा क्लू है कि वो टैक्स 0 हो जा रहा है। आसान तो नहीं है। नहीं सर, बहुत सारा ऑप्शन है। अभी अब जितने भी आप नेता को देखोगे, सबके स्कूल या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशन वाले होंगे जिसमें टैक्सेशन है ही नहीं। कोई चैरिटी चला रहा है तो चैरिटी के नाम पे उसका सोर्स ऑफ इनकम है वो। और मेन मेरा ये है कि आखिर उनके पास इतना रुपए आ कैसे रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? ये तो नेताओं के इनकम की बात हुई। क्यों हम लोग सिर्फ पब्लिक की इनकम की क्यों बात करेंगे? उनके पास क्यों, कैसे आ रहा है पैसा? आज कोई भी नेता पार्लियामेंट में ये बात क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि सबके सब वैसे ही है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आप अगर इस तरह से सोचिए कि ज़रूरी नहीं है कि एक नेता का इनकम का, एक आय का एकमात्र स्रोत वो सैलरी है जो सरकार उन्हें दे रही है सांसद बनने या विधायक बनने के लिए। उसके अलावा बिजनेस भी हो सकता है। बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर मेरा ये मानना है कि आप स्टार्टिंग से उठाकर देख लो, जो नेता के पास कुछ नहीं था, आज उसके पास सडनली ऐसा कौन सा बिजनेस, ऐसा क्या कर लिया? अगर आप बिजनेस की बात करोगे ना, एक बिजनेस को सींचने में 10 साल 15 साल लगते हैं, और सडनली पर्सन को आप कोई दूसरा काम करने का मौका नहीं देते। लेकिन एक जो सैलरीड पर्सन है, नेता है, वो एक बार अगर किसी भी पद पे चले जाते हैं तो फिर उनको आजीवन उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है, और साथ ही वो अपने पसंद का बिजनेस और जो भी NGO है या पैरेलल में वो बहुत सारे इनका सोर्स ऑफ इनकम रख सकते हैं। तो सर ये कहाँ तक मतलब ये सही? खैर आपसे आपने बताया था सरकारी नौकरी करते हैं, अभी BPSC में टीचर है। नाम क्या है आपका भाई साहब? मैं दिवाकर गुप्ता। हाँ, दिवाकर जी। दिवाकर जी, आप शिक्षक हैं और कब से इस पेशे में आए? मैं 2014 से हूँ, नवंबर 2014। 10 साल हो गए आपको। और इसी हाई स्कूल, मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल में? तो स्कूल के आसपास में ही है, कहाँ पर है? नहीं, पहले तो स्कूल के आसपास ही थे, बट जब से के पाठक जी आए हैं तब से थोड़ा शिक्षा विभाग में बहुत सारे अच्छे काम भी हुए, और इसी दरमियान ट्रांसफ़र हुआ। तो अभी मैं बगल के मतलब 2 प्रखंड बाद सिकटी ब्लॉक है, वहीं पे मैं अभी बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि के पाठक का नाम लेते हुए कोई शिक्षक बोला बहुत अच्छे काम हुए हैं, ऐसा हो रही था? देखिए सर, काम तो डेफिनेटली बहुत अच्छे स्तर से हुए हैं, पर एक मानसिकता मुझे के पाठक सर की थोड़ा ख़राब लगता है ये कि मान लीजिए जो भी कैलेंडर में शेड्यूल है, चाहे वो शिक्षक का हो या फिर छात्र का हो या फिर किसी भी पदाधिकारी का हो, अगर उस शेड्यूल में अगर उनका कुछ मतलब लीजर टाइम है तो आप उसको क्यों नहीं देखना चाहते कि वो लीजर टाइम एंजॉय करें? अगर समर वैकेशन
पूरे इंडिया के स्कूलों में है कि उस समय आप शिक्षक और छात्र दोनों ही हॉलीडे एंजॉय करेंगे, तो आप फिर क्यों चाहते हैं कि हम बिहार के शिक्षक उस लीजर टाइम में भी 2 घंटे जाके हम शिक्षण का काम करें और अपना ये हॉलीडे वाला जो महत्वपूर्ण टाइम है इसको मिस करें, अपने परिवार को समय ना दे पाएँ। तो चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है आपकी अभी? चुनाव में भी ड्यूटी लगी हुई है और अभी जो हॉलीडे का जो हमारा शेड्यूल है बिहार सरकार के कैलेंडर में 15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मी की छुट्टी थी, पर के पाठक सर ने बोला कि आपको इस दरमियान में आपको 2 घंटे का शिक्षण कार्य करना होगा, हर दिन स्कूल जाना होगा। तो मुझे लगता है कि सर ये मतलब थोड़ा सा ये आपकी एक शिकायत है उस डिपार्टमेंट से? बाकी सर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम शिक्षा विभाग में। आपके पेशे के बारे में ही पूछना चाह रहा था कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, मतलब प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे होंगे कुल? जैसे 110 नामांकन है हमारे विद्यालय में प्राइमरी स्कूल में, अभी जहाँ पे मैं पोस्टिंग हूँ, जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ। कितने गाँव के बीच वो प्राइमरी स्कूल है? वो सर 2 किलोमीटर के दायरे में, 2 या 3 किलोमीटर का एक गांव का बस्ती है, उसमें है ये। मैं बस आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आपसे जो मेरी वार्तालाप हुई इसको प्लीज़ कटिंग ना किया जाए, स्पेशली वो वाला पार्ट जो दुख हम लोग अभी शिक्षण आप के पाठक जी से एक बिहारी शिक्षक की मांग हम जरूर पहुंचाएंगे। के पाठक सर से मेरा नम्र निवेदन है कि इसको ईगो पे ना लें और हम शिक्षकों का जो घर से जो मोह ममता छोड़ के जो शिक्षण का कार्य इस गर्मी की छुट्टियों में कर रहे हैं उस पर ध्यान देके हो सके तो 15 दिनों का गर्मी छुट्टी और 15 दिनों का जो शिक्षण कार्य है वो कर दें तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हमारा भी परिवार है, हम भी चाहते हैं उनके साथ थोड़ा समय दिया जाए। अब हम आपसे वो उस वाला जो बच्चा वाला पूछ रहे थे, क्योंकि देखिए एक चीज़ यहाँ पे है कि कई लोग बोल रहे हैं कि रोज़गार नहीं है, तो पढ़ाई करने का, मैं पढ़ाई कर भी लिए तो करें क्या, और एक डर है बहुत लोगों के अंदर, जिसमें हम बात किए कई लोगों से कि भाई मेरे ऐसा क्यों है कि भाई जब सरकार स्कूल दे रही है, मिड डे मील का इंतज़ाम किया जा रहा है, हर साल किताब खरीदने के भी पैसे दिए जा रहे हैं ताकि पढ़ने में दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद इनरोलमेंट कम है, इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को ये रोल मिलता होगा ना कि गाँव में जाओ, बात करो, बच्चों को लाओ, नामांकन करवाओ, तो उस पर क्या है, क्या आप किस तरह का दिक्कत देखते हैं? सबसे पहले तो नीतीश कुमार की सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहले जो दूर में स्कूल हुआ करता था, अभी मैं ये दावा कर सकता हूं कि अभी हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेडियस में एक प्राइमरी स्कूल तो ज़रूर है। और अभी जहां तक इनरोलमेंट की बात है तो पहले से दशा बेहतर हुई है, इनरोलमेंट काफ़ी हद तक बढ़ा है, शिक्षक हो और जो छात्र हैं दोनों ही विद्यालय तक पहुंच रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि अभी जैसे विद्यालय में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें और सुधार की गुंजाइश है और पढ़ाई की जो दुरुस्त व्यवस्था है उसमें गुंजाइश अभी बाकी है। माहौल क्या है, कौन चुनाव निकाल रहा है, बस कौन आपके हिसाब से? चुनाव में कुछ सर्टेन नहीं होता है, और ये तो आप हमको एक्यूज कर रहे थे कि हम डिप्लोमेटिक सवाल पूछ रहे हैं, जवाब आप डिप्लोमेटिक दे रहे हैं। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेनली जो भी वोटर है ना, लोग ये देख के दे रहे कौन सा बड़ा चेहरा है, तो हमें लगता है इस बड़े चेहरे को भूल करके हमारा अपना, अगर मेरे वार्ड में रोड ख़राब हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे बनाने, वार्ड कमिश्नर बनाएगा। तो यही चीज़ यहाँ फॉरवर्ड के लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी जीतेगा वो एमएलए वो एमपी काम करेगा, ना कि नरेंद्र मोदी जी सीधे आके हमारा रोड बनवाने लगेंगे। तो आपको इस चीज़ का सिलेक्शन खुद पे करना पड़ेगा, आप कौन सा आपका बेहतर है। और रही बात कि आपको पीछे से बैकअप प्लान कौन सा रखता है, कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। तो आपको लगता है कि मान लीजिए अगर हम किसी अमुक एक वोटर मान लेते हैं, वो प्रदीप जी को अगर मौजूदा सांसद को वोट करता है, तो क्या काम उन्होंने किया है जिसको आधार पर गिनाया जा सकता है कि ये पिछले 5 साल में ये काम इस सांसद निधि के फंड से, या फिर उन्होंने सरकार में रहते हुए अपनी सरकार से कोई ऐसी परियोजना या योजना लेकर आए हैं जिससे फारबिसगंज इलाके या अररिया लोकसभा क्षेत्र का फायदा हुआ, कोई बताइए। सर मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, क्योंकि मैं सिर्फ फारबिसगंज के एरिया में रहता हूँ। और रही बात कि फारबिसगंज से जो लोग बाहर जा रहे हैं, आप प्रदीप सिंह जी बता रहे हैं हमने ये काम किया, चीज़ें ग्राउंड लेवल पे दिखनी भी चाहिए। सिर्फ हम बोर्ड टांग के, बैनर लगा के, पैम्पलेट लगा के कि ये काम गिनवा रहे हैं, वो कहीं से मुझे नहीं दिख रहा पर्सनली। आज 70 साल 72 साल हो गए, आप अगर यहाँ से ईस्ट की ओर जाओगे तो आपको रोड पिचिंग मिलेगा ही नहीं, सिर्फ मिट्टी धूल और कुछ भी नहीं। ये पूरा सीमांचल का एरिया कोसी जोन में आता है, ठीक है।
इस कोसी जून पे हर साल बिहार में बाढ़ आती है, नीतीश कुमार हो या बीजेपी की सरकार हो या आरजेडी की सरकार। जब हमें पता है फ्लड कभी भी आ सकता है और हर बार आएगा, तो इस फ्लड को रोकने के लिए काम क्यों नहीं किया? हर साल फ्लड आने देते हैं, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? ये आप सिकती के इलाके की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये दिक्कत है। मैं इस अभी आप यहाँ से मात्र 500 मीटर उस साइड जाओगे, पूरा का पूरा नाम सीताधार आता है। अभी लोग तो वहाँ बस्ती बना रखा है। अगर उसको खाली कर दिया जाए तो पूरा का पूरा बाढ़ का एरिया है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? आज नेपाल बराज बन रखा, वो भी टूटने के कगार पे, इंडिया और नेपाल के कोलिब्रेशन से बना रखा है। उसको क्यों नहीं पुख्ता किया जा रहा, ताकि अररिया जिला हो गया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, जिसमें हर बार बाढ़ आता है, उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? सिर्फ गवर्नमेंट ये दिखा रही है हमने पंपलेट पे ये काम किया है, किसान को पैसे दे रहे हैं, हमने फ्री में 5 किलो अनाज बांट रहा है। आज फ्री में 5 किलो के अनाज से किसका क्या हो रहा है? सब कई लाभार्थी हैं जो इस बात से खुश हैं। सर मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, पर आप ये जानो, अगर किसी एक पर्टिकुलर सबसे छोटा फैमिली लिया जाए तो 4 या 5 लोगों की फैमिली होगी। उस 4-5 लोगों की फैमिली के लिए आप एक महीने में 5 किलो का आप राशन दे रहे हो, क्या दे रहे हो? उसको आप क्या कहोगे? और गवर्नमेंट से तो ये एकदम, गवर्नमेंट हो या फिर यहाँ के जन वितरण हो या फिर यहाँ के कोई भी पदाधिकारी हो, यहाँ पर लाभार्थी वो हैं जिनके पास अच्छी खासी कमाई है, अच्छा खासा व्यवस्था है, वो भी आज लाभार्थी बने हैं जन वितरण के। तो ये एकदम गलत है और ये तो नहीं होना चाहिए। ये तो ठीक है, मैं मौजूदा सांसद की बात हम लोग कर रहे थे। तो फिर विकल्प के तौर पर जो अभी सरफराज जी हैं, तो उनके बारे में, सॉरी अभी तो शहनवाज जी हैं। सर मैंने पहली बार नाम सुना, मैं नहीं जानता हूँ। इससे पहले तस्लीमुद्दीन जी थे। उन्हीं के बेटे हैं शहनवाज जी। सरफराज जी पिछली बार चुनाव हारे थे, तो शहनवाज जी को इस बार टिकट मिला है। तो शहनवाज जी के बारे में क्या सुना? सर मैं पर्सनली नहीं जान रहा। रही बात तस्लीमुद्दीन जी की, तो उनको जान रहे थे क्योंकि पुराने नेता थे और बड़े नेता थे। और रहा वो कैसे हैं, क्या काम करेंगे नहीं करेंगे, मैं कुछ नहीं पता। ये आपको आरजेडी के लोग बता पाएंगे अच्छे से। आप किसी पार्टी से हैं क्या जुड़े हुए? मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं हूँ, बस इंडियन हूँ, ये जान लो। चलो बढ़िया है, इंडियन हो ये बन। अच्छा, इस बीच लोगों की मतलब चुनावी वीडियो बनते रहे, बीच में लिट्टी का भी डिमांड आ जाता है। तो हाँ, ये सोनू भाई थे। आपने वो सांसदों के बारे में बात की, तो काम के बारे में बात कर लेते हैं कि कल संभवतः 26 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई रैली है फारबिसगंज में। प्रधानमंत्री इससे पहले 3-4 बार इस इलाके में आ चुके हैं। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री, हाँ 5वां बार, 4 बार पहले भी आ चुके हैं, आ चुके हैं। तो अच्छा, तो मतलब प्रधानमंत्री जितने वादे इस इलाके में हुए, तो उसको लेकर आपको लगता है कि ज़मीन पर कुछ हुआ है? नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी तो वादा करके चले जाते हैं, वो पूरा होता नहीं है एक्चुअली। वो ज़मीनी लेवल पे कुछ आता नहीं है, वो बस चुनाव के टाइम तक रहती है, चुनाव के बाद कुछ नहीं होता है। ऐसे मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ होता है। यहाँ तक कि ये कोई रोड ख़राब होता है, एक बार ख़राब होता है तो बस वो जब तक कि वो चुनाव नहीं आता उससे पहले ठीक नहीं होता है। और ये तो रोड अगर मैं गलत हूँ, ये केंद्र सरकार के जिम्मे में तो नहीं है, किसी के भी जिम्मे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट के जिम्मे है ना, चाहे आपका लोकल गवर्नमेंट हो या म्यूनसिपैलिटी हो, किसी के जिम्मे तो है ना। फिर हम जिम्मेदारी तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव, जवाबदेही को लेकर आप बोले कि किसकी जवाबदेही कौन? ये जो हम लोग चुन के भेजे जिसे, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। ये हम एक इंडिविजुअल जगह हम मोदी जी को जो ये बोलेंगे कि मेरी रोड बनवा दीजिए, ये तो हो नहीं सकता है ना। ये हम जो रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं यहाँ से, जो सांसद को हम लोग चुने हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है ना कि ये ख़राब है तो ये हम करें इसको, जिसका सॉल्यूशन जो भी हो, तरीका जैसा भी हो, जो लीगल तरीका हो, जो भी हो, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे हम कैसे पहुंचाए वहाँ तक, हायर लेवल तक, ताकि ये ठीक हो सके। ये हम हर एक इंडिविजुअल जा कि ये मेरे गली का रोड टूटा हुआ है, मेरे एथी का टूटा हुआ है, ये जा कि हर इंडिविजुअल से पॉसिबल नहीं है कि वो जाए और ये मुद्दा उठाए। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि ये वो देखे कि यहाँ का लाइट ख़राब है, ये इसका रिनोवेशन होना है, इस रोड में इतने अंधेरे हैं, इसका क्या हो सकता है, क्या कैसे ठीक किया जा सकता है। ये रोड ख़राब है तो इसका कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या उपाय निकाला जा सकता है। यहाँ इतना ट्रैफिक जाम लगता है, इसके कभी कभी रेलवे के कारण से घंटे भर। तो फ्लाईओवर पे कभी चर्चा नहीं हुई? कभी नहीं। एक फ्लाईओवर सुभाष चौक पे हुई है, जो कि रहती है, वो चर्चा आगे नहीं बढ़ती है, बस चर्चा ही तक रहती है। फ्लाईओवर के लिए बात हुई है सुभाष चौक पे, जो कि बस वो मुझे लगता है 5-10 साल से पहले नहीं बनना है। और यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग के कारण क्या है, बहुत बारी जाम का समस्या, कई बार एम्बुलेंस होते हैं, सारा कुछ है वो कभी, और यहाँ पे बनेगा भी नहीं, और वो कैंसिल भी हो चुका है। रही बात नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे ना, तो नरेंद्र मोदी पर्टिकुलर बिहार के लिए क्या किया है। अभी मैं 15 दिन गुजरात होकर आया हूँ, गुजरात गया, मुंबई गया, तो गुजरात आज हमारे 50 साल आगे है, 50 साल आगे है।
एक मीटिंग बिहार के लिए नरेंद्र मोदी कभी नहीं किया है। क्यों? यहाँ से बिहार में इतना पलायन है, रोजगार नहीं है, लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, और डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि रोजगार है या नहीं है। किसी को रोजगार दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। ठीक है, अब रही बात सबको सरकारी नौकरी चाहिए तो रोजगार मिलना भी मुश्किल है, रोजगार आपको ढूंढना पड़ेगा खुद की आंखों से। और रही बात कि प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे, बस बिहार में ये देख रहे हैं कि कैसे गठबंधन करके एकदम मिक्सअप करके मिक्स वेज बना के हम गवर्नमेंट बना ले। बस गठबंधन की बात आई तो नीतीश जी के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश जी बस क्या बताएं नीतीश के बारे में, बस वो कभी एक गांव में कहावत है कि इस कोठी का दान उस कोठी और उस कोठी का दान इस कोठी, बस यही कर रहे हैं नीतीश कुमार। पर्टिकुलर एक स्टेबल गवर्नमेंट हो तो काम भी हो बिहार के लिए, स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं है, सबको अपनी रोटी सेकनी है। नहीं, पर वो कहते हैं कि वो अब इन दिनों वो मंच पे जब भाषण दे रहे हैं नीतीश जी, तो नीतीश जी बार बार एक बात बोलते हैं कि हम गलती से, मेरी भूल थी कि हम उधर चले गए थे, हम हमेशा से आपके साथ थे। ठीक है, आप सर भूल किसको बोलेंगे? सुबह का भूला शाम को चला, ये सर कहावतें पन्नों पे अच्छी लगती है पर रियल लाइफ में नहीं होती है। अगर आप घर में गलती एक बार दो बार करो तो घर वाले चाटा भी लगाते हैं ना, घर वाले चाटा लगाते हैं तो वोटर लगाएंगे उसको उस हिसाब से। और रही बात बिहार में, अभी बिहार में क्या है कि सोर्स ऑफ इनकम उसका रेवेन्यू है नहीं। इसने क्या कर रखा है? इसने वाइन बंद करा रखा है। अगर आप उसके सब्स्टिट्यूट में कुछ ऑप्शन निकालते तो ना, अभी इतने सारे ऑप्शन हैं दूसरे स्टेट में पर यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्यों? यहाँ पर अगर आप एक इंडस्ट्री डालने जाओ, अगर किसी चीज़ का पेपर का ऑथराइजेशन लेना जाओ, आपको टेबल चक्के चप्पल घिस जाएंगे आपके, और बिना किसी अंडर टेबल मनी अंडर टेबल तक कुछ भी काम नहीं होना है। चाहे आप छोटे, अभी जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाओ आपको 100 रुपये लगेंगे, उसके बिना आपको फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और लोग कहते हैं कि नहीं हम पैसे लेते ही नहीं, सारे अधिकारी लेते हैं। अब मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं बोल सकता पर सारे अधिकारी लेते हैं। सोनू भाई, आपने नीतीश जी के बारे में कहा, नीतीश जी एक बात और बोलते हैं, जो उनका कहना है कि हम जिनके साथ पिछले कुछ दिनों तक थे, आज से 15 साल उनके राज में बिहार जंगल राज में था, और तो अब चीज़ें बदल गई है। आज का बच्चा या आज का युवा जो नया 18 साल का हुआ है, वो नहीं समझ सकता कि बिहार उस वक्त किस हाल में था। तो इस पे कितना मतलब जेन्युइन लगता है, उनकी तर्क में कितना दम है? सर अब मेरा 32 है, ठीक है। अब रही बात जंगल राज की बात करेंगे तो लगभग आपको 40-50 साल वाले लोगों से बात करना पड़ेगा क्योंकि हमने देखा नहीं है, ठीक है। और रही बात टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता है। अब पहले क्या था, यहाँ पर इंटरनेट नहीं था, ठीक है। अब इंटरनेट आया है तो चीज़ें बदली हैं, तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ पिछले कई सालों में काम नहीं हो रहा था या फिर लोग सिर्फ नेता अपने घर भर रहे थे या फिर अपने बच्चों के पीछे लगे पड़े थे। पर अभी के टाइम में ऐसा नेता भी नहीं कर सकते, नेता करने से भी अब डरते हैं ऐसा। तो ये चीज़ ट्रांसपेरेंसी हुई है, चीज़ें बदली है समय के साथ और बदलती रहेगी। और एक स्टेबल सरकार तो चाहिए, विदाउट स्टेबल सरकार चाहे कोई भी आ जाए, बीजेपी हो, आरजेडी हो या कोई भी XYZ सरकार हो, विदाउट स्टेबल सरकार के कोई नहीं। आज जिस स्टेट में स्टेबल सरकार है, आज स्टेट कहाँ से कहाँ रखा है बिहार। पर ये चुनाव अभी फिलहाल केंद्र का है, उसमें तो अगर केंद्र में भी स्टेबल सरकार होनी चाहिए ना। आप अनस्टेबल सरकार, अब रही बात की जितनी सीटें हैं, आपको सीटें कम है, पता चला कि आप कभी इसके साथ गठबंधन करके सरकार बना रहे, कभी उसके साथ गठबंधन, तो फिर स्टेबल रहेगी कहाँ से? कब तक रहेगी स्टेबल? एक साल बाद दूसरी आएगी, दूसरे साल बाद दूसरे, तो काम ही नहीं होगा। देश का तो ऐसे ही हालत ख़राब है। आज डॉलर का 83 है, सोना का भाव कहाँ जा रहा है, हम सिर्फ कंपेयर करते हैं दूसरे से, हम खुद में क्या है ये हम नहीं देख रहे, बस हम कंपैरिजन में लगे पड़े हैं। हम लोग जब इस दौरान चुनावी चर्चा कर रहे थे तो इस दौरान एक भाई साहब आए थे, लिट्टी का ऑर्डर दिए थे और चुनावी चर्चा का हिस्सा बन गए, मतलब बनना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन अंसारी। यासीन अंसारी जी। यासीन कहाँ से हैं यासीन जी? यासीन जी हम यहीं फारबिसगंज का हैं। फारबिसगंज के क्या काम करते हैं? अभी तो मतलब हम ये अपना बिजनेस करते हैं, ये वो मतलब अपना खेती बाड़ी, फार्मर हैं, किसान हैं आप। हाँ, एक ये बोलने के लिए चाहते हैं सर, अभी स्वास्थ्य विभाग का बहुत बंजर हालात है। अच्छा। इसलिए हम हॉस्पिटल जब पहुंचे थे 3 दिन पहले, वहाँ देखे जितना पुअर टाइप का है, मतलब लेडीज हो या जेंट्स हो, उसको पुर्जा लिख दिया जाता है मगर दवाई नहीं मिल रही है। एक तो ये हुआ। पर अच्छा, जितना अफसर विभाग का है, चाहे CO हो, BDO हो या और कुछ हो पदाधिकारी हो, कोई टेबल चपरासी हो या कोई हो, मगर हर टेबल पर जब चाहे 10 टका भी नहीं छोड़ने के लिए जाता है, 2-2 लाख रुपया करके लिया जाता है पदाधिकारी। हाँ सह चुके हैं तो आप हाँ। और दूसरी बात है, IA BA
पीएचडी करके पकोड़ा बेच रहा है, डबल ग्रेजुएट मतलब ये और करे पकोड़ा बेच रहा है। हमारा भाई मतलब ग्रेजुएशन करके यहाँ पे मौजूद है, अभी लिट्टी बेच रहा है। अरे नहीं कमा रहा है, ठीक है, हमको बोलने दीजिए। हाँ, पकोड़ा बेच रहा है। आज तक मतलब हम मतलब कोई नेता हो या और कुछ खाली वोट के लिए अपना सेक लेता है कुर्सी, उसके बाद कुर्सी सेकने के बाद मेरा जितना पत्नी का जनता है किसी को पूछने वाला नहीं होता है। ठीक है यार, यासीन भाई बहुत मतलब गुस्से में है। ठीक है, गुस्से में नहीं है, जो बूझ रहे हैं यहाँ पर जो है भारी मतों से शाहनवाज जी जीतने के लिए जा रहे हैं। सोनू भाई बात कर रहे थे तो बीच बीच में किसी को फोन करके बोल रहे थे आ जाओ लल्लन टॉप वाले आए हैं, तो लगता है वो भाई साहब आ गए हैं। क्या नाम है आपका? मुमताज़ सलाम मेरा नाम हुआ। मुमताज़ सलाम, सॉरी मुमताज़ जी, मुमताज़ सलाम। हाँ, बड़ा प्यारा नाम है यार, मुमताज़ सलाम। मुमताज़ भाई क्या काम करते हैं और क्या मतलब कहाँ के हैं आप? फिलहाल तो बेरोजगार है। ये आप कहाँ के हैं ये बताइए। नहीं देखिए, फिलहाल सच्चाई मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं देखिए, अभी मेरा कोई प्राइवेट बिजनेस भी नहीं है, प्राइवेट कोई बिजनेस भी नहीं है। आप बताइए रोजगार किसे कहते हैं? घर में रहते हैं, परिवार वाले का खाना खाते हैं, बड़े भाई मुझे खाना खिला रहे हैं, समझे? रोजगार देखिए, रोजगार आपको नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार आप खुद भी बना सकते हैं। मैं उसके लिए पूंजी की जरूरत होती है, मैं इस बात को मानता हूं कि जरूरी नहीं कि हर किसी के पास उतनी पूंजी हो कि एक बिजनेस शुरू करे, चाहे पर छोटी मोटी पूंजी है तो मुद्रा लोन इसके लिए तो बोलते हैं मोदी, प्रधानमंत्री मोदी तो कई बार मन से बोलते हैं कि हम मुद्रा लोन बांट रहे हैं, तो उस पर नहीं अभी कभी ट्राई नहीं किया? 2 बार हमने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से 2 बार मैंने फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन मेरा नंबर ही नहीं आता, लोग काट देते हैं, नहीं आ पाता आपका। ऑर्गेनाइजेशन का ये इशू है। मेरा एक खुद फ्रेंड इसका लाभान्वित है, वो किया, पर वो उसने बताया क्लियरली कि मुझे हर एक टेबल पे पैसे देने पड़े, उसे 10 लाख मिलने के लिए उन्हें 2 लाख खर्च करना पड़ा है। तो ऐसे आसानी से नहीं मिल जाता, चाहे किसी गवर्नमेंट का कोई भी योजना हो, आपको इवन राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। चलिए, तो मुमताज़ भाई आपकी कहानी सुन रहे थे, तो आपको दिक्कत आ रही है कि आपका मुद्रा लोन में आपने अप्लाई किया और 2 बार नाम कट चुका? 2 बार मेरा नाम नहीं आया, 2 बार अप्लाई किया, 2 बार नाम नहीं आया। तो कोई ऐसी परियोजना जिसमें आपका सरकार का मतलब लाभार्थी किसी परियोजना में है? अभी तक तो किसी चीज़ में नहीं है हम। तो माता जी का पेंशन किस चीज़ का आता है? माता जी फादर्स मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, स्वास्थ्य विभाग में। उनके डेथ होने के बाद बड़े वाले भाई को नौकरी मिला और माँ को पेंशन मिलता है, उससे घर यापन चल रहा है अभी फिलहाल। बड़े भैया स्वास्थ्य विभाग में ही नौकरी करते हैं और आप फिलहाल नौकरी नहीं करते, रोजगार की तलाश में? पढ़ाई खत्म करके नौकरी की तलाश में है। तो क्या कहते हैं, तो फिर दिन कैसे बीतता है? मान लीजिए अगर फिर माँ की सेवा में या फिर इधर उधर और कुछ? नहीं, फिलहाल पढ़ाई कर रहे थे, स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए थे, छात्र राजनीति कर रहे थे हम कॉलेज में, और अभी स्टडी मेरी खत्म हुई थी, कॉलेज जाना होना भी बंद हुआ है मेरा। तो आप NSUI से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, NSUI से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो आप पार्टी कार्यकर्ता भी हैं? जी हाँ, पार्टी के वर्कर भी हैं। अभी तो चुनाव में आपकी जरूरत तो कहीं और होगी, तो आप यहाँ कैसे? हम यहाँ के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ के अपने गठबंधन साथियों के लिए प्रचार प्रसार दिन में करते हैं समय के अनुसार। तो कैसी स्थिति है आपके कैंडिडेट की, शाहनवाज जी की? बिल्कुल, हम यहाँ बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं। मेरे कुछ लोगों से बात हो रही थी, मेरे यहाँ मतलब स्थानीय पत्रकारों से बात हो रही थी, तो उन लोगों का फीडबैक था कि दोनों भाइयों में, सरफराज जी या शहनवाज में, तस्लीमुद्दीन जी वाली बात नहीं है। ऐसा है क्या? देखिए, ये बात अगर कैमरे से हट के कहें तो थोड़ा सा ठीक लगता है, लेकिन नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों भाई का काम करने का तरीका अलग अलग है। पार्टी ने कुछ सोचा, पहले 2019 में बड़े भाई को टिकट दिया, उन्होंने नहीं जीता, तो 2024 में छोटे भाई को टिकट दिए हैं, तो कुछ न कुछ तो पार्टी सोच के जरूर टिकट दी होगी, कुछ न कुछ तो बात जरूर देखा होगा दोनों भाई, छोटे वाले भाई में। तो बात रही बाप वाले गुण बेटे में नहीं है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ठीक है, ये बात भी सही है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, पर मतलब दोनों भाई के बीच में भी अब तो बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रतिद्वंदी भी रहे मैं चुनावी मैदान में। तो अब क्या, सरफराज जी तो कुछ दिन पहले कैमरे पर मतलब मंच पर रोने लगे, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, मंच पर रोने लगे, तो अभी समर्थन उनका रहेगा शहनवाज? देखिए, अगर समर्थन नहीं होता तो वो उम्मीदवार होते हैं, समर्थन है इसलिए वो उम्मीदवार नहीं है। बिल्कुल परिवार में द्वेष होता रहता है,
परिवार में अनबन होती रहती है, ये बाहर की बात है, समझे। परिवार में अगर एक जगह 4-5 हांडी रहता तो ढनढनाता तो आवाज़ करता है, तो ये अलग बात है। हर परिवार में झगड़ा होता है, हमारे भी परिवार में झगड़ा होते हैं, इनके भी परिवार में झगड़ा होता है, लेकिन भाई भाई में एक हैं। और अगर भाई नहीं, वोटर ये बात नहीं जानते ना, वोटर को तो ये पता है भाई कि में अगर दोनों द्वेष में होता contradict है। तो भाई प्रत्याशी बनते, भाई इसीलिए एक है इसलिए प्रत्याशी नहीं बने हैं। इसीलिए तो AIM के द्वारा उन्हें रिक्वेस्ट किया गया था। ये भाजपा की सोची समझी साजिश थी। ये फैलाया गया मैसेज कि AIM से उम्मीदवार सरफराज जी बन रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। उन्होंने एक लफ्ज में मना कर दिया। जिस पार्टी के लोगों ने हमारे पिता मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब को गाली देने का काम किया, हम उसकी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ने के लिए जाएंगे। ठीक है, चलो इसको टीवी डिबेट नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने सवाल ही आपसे ऐसा पूछा था जिसमें आपको डिफेंड करना था, आपके लिए ज़रूरी था वो, ठीक है। पर इन सब मुद्दों पर बात है कि ये तो चलिए नेता की बात हो गई, पर मुद्दे की बात भी होती होगी ना मंच से। तो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है? जैसे मैंने इनसे पूछा कि भाई प्रदीप सिंह जी क्या बोलते होंगे कि मैंने ये काम किया, वो काम किया, तो सरफराज जी भी अपना एक रोड मैप देते होंगे ना कि मैं अररिया के लिए ये कर सकता हूँ, अररिया में ये बेहतर कर सकता हूँ। तो अभी तक कोई ऐसा मुद्दा लगा जो लगता है कि जनता को कनेक्ट करता हो? देखिए, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का विज़न था कि महानंदा बेसिन को पूरा करना। वो इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ महीने उसके बेटे को मौका मिला, सरकार गिर गई, सरकार बदली, फिर चुनाव हुआ 2019 में, वो नहीं जीते। यहाँ के सांसद भाजपा से प्रदीप सिंह बने। आज तक महानंदा बेसिन का काम यूं का यूं पड़ा हुआ, कोई काम नहीं हुआ, फंड पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। एक भी काम भाजपा के सांसद बताएं आकर कि मैंने ये काम किया है। नहीं, वो हम सहमत हैं। हम इसीलिए तुम आपसे पूछे मुमताज़ भाई कि रोड मैप क्या है। ये तो चले कि तुमने काम नहीं किया, पर मैं ये करूंगा, उस पर क्या है कि मैं ये करूंगा, क्या है प्लान? देखिए, साफ मेरे सांसद उम्मीदवार जो हैं उनका और मेरे इंडिया पार्टी गठबंधन का यहाँ का साफ ऐलान है। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ, और मेरी सरकार बनेगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष तौर पे ध्यान देकर इसे दूर कराया जाएगा। ये पर्टिकुलर स्टेट का मुद्दा नहीं है, पूरे इंडिया में ऐसा होना चाहिए। आप किसी भी फॉरेन दूसरे कंट्री में चले जाओ, इवन जर्मनी या फिर अमेरिका, किसी भी जगह की हम बात करें तो वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिहार से कई गुना आगे है, और उससे मुझे लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए एजुकेशन। बीजेपी जीतेगा, यहाँ से भी बीजेपी जीतेगा। अच्छा, ठीक, समझे ना, बहुत काम किए बीजेपी वाले, कैसे नहीं किए? बोलते ये नहीं किए हैं, वो नहीं किए, इतना काम किए कि हम लोग का माँ बहन रोड पर सही से निकलते हैं, सारा मुद्दा देते हैं। क्या बात करते हैं? बीजेपी काम नहीं किए, लोग क्या बात करेंगे? रोड पर चलता था, माँ बहन का सामान छीन के भाग जाता था। अभी ऐसा है कि 10 बजे रात को घूम के चले आते हैं। राशन खाने का कब भागता था? 17 साल में भागा। 17 साल में नीतीश कुमार था, नीतीश कुमार थे, वो छोड़िए। नहीं, अपने देश में, अपने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य कम से कम फ्री होना चाहिए, क्योंकि आप बिहार में नहीं, पूरे है आपका जो टैक्सेशन सिस्टम है। इसमें दिवाकर बाबू, हम आपको एक चीज़ पे टोकना चाहते हैं कि एक राज्य की या एक प्रशासन की व्यवस्था की जिम्मेदारी बनती है कि कुछ बेसिक ज़रूरतें होती है, उसको मुहैया कराना उसकी एकदम उसका कर्तव्य है, और उसके हर हाल में पालन होना चाहिए। फिर सवाल उठता है कि उसके लिए फंड कहाँ से आएगा, क्योंकि पैसे समाजवाद आई ही, लेकिन पैसे से आई ना। जैसे आप कह सकते हैं कि आप GST देते हैं या फिर टैक्स देते हैं, तो उसी के दम पर सरकार 5 किलो फ्री अनाज की योजना ला रही है, या उज्ज्वला योजना है, या फिर आपका आवास योजना है, तो कहीं से फंड तो आ रहा है ना उसका। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ ऐसी योजनाएं हैं, सरकार को भी पता है, यहाँ के अधिकारियों को भी पता है कि हर साल वो समस्याएं आनी है, और उस योजनाओं का लाभ अपने निजी स्वार्थ के लिए होना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, ये सीमांचल का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। ये सीमांचल का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। हर साल यहाँ बाढ़ आती है ना, और बाढ़ में बहुत लाखों का नुकसान होता है, लेकिन हर बार यहाँ के अधिकारी इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं।
वो अपने हर साल उस योजनाएं से अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। तो सरकार के नज़र में या यहाँ के पदाधिकारियों के नज़र में उसके लिए एक परमानेंट समाधान क्यों नहीं किया जाता है? उस योजनाओं का बार बार उसी चीज़ों में क्यों लगाया जाता है? जबकि आप किसी एक साल अगर उस योजनाओं को सही से उपयोग करेंगे तो ये समस्याएं पूरी तरीके से संभल जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए ये जो सीताधार का जो क्षेत्र है वहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, लाखों का जनमाल की नुकसान होता है, जान माल का। फिर भी उसको डाइवर्सिफाइड करके एक ओवर ब्रिज या कुछ इस तरीके का स्वेज परमानेंट बना के उसका क्यों नहीं समाधान किया जाता है? हर साल पदाधिकारी हो या सरकार के बड़े मंत्री हो इस योजना का क्यों अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी पूर्ति करते हैं? एक दोस्त हमारा पीछे खड़ा है, इसने एक ब्लाइंड बोली थी और कुछ बुजुर्ग थे उनको भी बुला लेना। चाचा थे बहुत दिनों से, आइए चाचा आइए। तुम कुछ इधर आओ, नाम क्या है तुम्हारा दोस्त? मेरा नाम शिवशंकर गुप्ता हुआ। शिवशंकर, तुमने एक बात बोली थी, चलते फिरते एक बात बोली कि छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है। क्या मैं ये बात नहीं बोला, ये चाचा जी बोले आपसे जब सवाल पूछेंगे आपने क्या जवाब दीजिएगा नेताजी के बारे में? बोले नेता के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अभी जीरो हूँ, क्योंकि मैं अभी 20-22 साल हुआ है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। जो मेरे गार्जियन जो कहेंगे हम उस पर लेकिन 18 साल में वोटिंग का उम्र होता है। 18 साल के बाद तो देखो, अभी जैसे यहाँ पे चौराहे पे हो खड़े तो अभी तो आसपास में पेरेंट्स नहीं है ना, परिवार का कोई आदमी नहीं, तो मतलब स्वेच्छा से अपने दम पे आए हो? हम अपने दम पे आए हैं। हमको ये लग रहा है कि मोदी सरकार ने अभी जो और नीतीश कुमार ने अभी जो एग्जाम लिए सबका, और जिसका एग्जाम लिए हैं, और उसमें 100% मैं ये कहना चाहता हूँ जो एग्जाम लिए हैं उसका चेक किया जाए। बहुत फर्जी डिग्री निकलेगा, और जिस पे आधा ही 100 में 85% टीचर जो अच्छा से एग्जाम दे के पास हुए हैं, और यहाँ घूस पे ही सब पास हुए हैं। और जो भाई हम बहने पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, वो बेगारी घूम रहे हैं, रोड पर बउआ रहे हैं, उसको कोई रोजगार नहीं मिल रही, फॉर्म भर रहे हैं, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। तो इस भाई साहब ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचारें हो रही हैं, परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है ना। तो मेरा सरकार से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है, जैसे हर विभाग के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, जैसे भ्रष्टाचार रोकने के लिए ईडी है ना, चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग है। कोरोना के उस विकट परिस्थिति में भी चुनाव आयोग ने अपने वोटरों को एक सही सुविधा देते हुए चुनाव करवाया। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जब परीक्षा का सही समय आता है तो सही समय पे परीक्षा और रिजल्ट सही समय पे क्यों नहीं घोषित किया जाता है? क्यों छात्रों के साथ अन्याय इसमें मेरे इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक सेपरेट आयोग बनाया जाए जो एग्ज़ाम को, उसमें होने वाले भ्रष्टाचार और एग्जाम को समय पे कराने के लिए उसको प्रतिबद्ध किया। तो बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, तो वो क्या कर रहा है? एजुकेशन बोर्ड के अंदर केवल बिहार स्कूल के जो एकेडमिक एग्जामिनेशन होते हैं वही होता है। कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कोई अलग से आयोग नहीं है। अगर आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग है तो आप उनका इतिहास उल्टा के देख लीजिए, वो 10-10 साल अपनी भर्ती को नहीं करवा पा रहे हैं। तो उसके लिए क्यों नहीं सरकार कोई ठोस कदम उठा के, क्यों नहीं हमारे कोर्ट उनको एक सख्त आदेश देके उनके काम में तेजी लाती है? इस बार जो शिक्षकों की भर्ती हुई शायद इसी कारण से बीपीएससी के थ्रू करवाया है इन लोगों ने, इस बार जो बीपीएससी के थ्रू भी करवाया है। लेकिन अभी हाल के सबसे लेटेस्ट वाले आप एग्जामिनेशन में देखेंगे, जो हमारे बीपीएससी के चेयरमैन ने जो एग्ज़ाम करवाया उसमें पेपर लीक हुआ। ईडी क्लियर बोल रही है कि इस पेपर का पर्चा लीक हुआ, और हमारे चेयरमैन बीपीएससी के बोल रहे हैं कि वो पेपर लीक नहीं हुआ। तो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट है, और सरकार और कोर्ट इस मामले में चुप है। और पूर्व में जो सरकार, जिनकी सरकार थी बिहार में, वो इस बात को काफ़ी हाईलाइट करते थे, लेकिन जब उनकी सरकार आती है तो वो भी इस मुद्दे पे चुप हो जाते हैं। तो मेरा आपके चैनल से गुजारिश है कि एक सेपरेट आयोग, जरूर दिवाकर भाई, हम लोग जरूर एक सेपरेट आयोग का गठन किया जाए जो निष्पक्ष हो और हमारे छात्रों के लिए सही काम करे। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे ना, चेहरे अब एक जैसे हो गए हैं। हम कुछ चेहरे बदलते हैं। यहाँ पे 2-3 लोग बैठे हुए हैं, चाय या लिट्टी किसका इंतजार कर रहे हैं जनाब? अरे तो लग रहा है कि ड्रीम 11 खेल रहे हैं। हाँ, मतलब आईपीएल के सीजन में ड्रीम 11 का भी अच्छा माहौल रहता है। खेलते हो भाई? नहीं खेलते हैं। तो
कि मैच देखते हो तो मैच तो लेकिन बहुत गंभीर मैच तो गंभीरता से देखते होगे। मैच देखते हैं, देखते हैं। अभी मैच में ज़्यादा मजा है कि चुनाव में? चुनाव में नो इंटरेस्ट नहीं है। कहाँ से हो? नाम क्या है तुम्हारा? राजेश कुमार। राजेश क्या करते हो? बिजनेस है किस चीज़ का? कपड़े का। कपड़े का व्यवसाय। तो दुकान मतलब रेडीमेड कपड़ों का या फिर वो रेडीमेड का? तो ये रेडीमेड कपड़े कहाँ से लेकर आते हो? कहाँ मेन बाजार? बाहर कलकत्ता? दिल्ली कलकत्ता दोनों। दिल्ली कलकत्ता। तो दिल्ली कलकत्ता में आपको वो ज़्यादा फायदेमंद कौन है, मतलब सस्ते कपड़े कहाँ मिलते हैं? क्योंकि बिहार में कई जगहों पे ये सब लोग बोलते हैं कि यार कि कलकत्ता से कपड़ा ले आएंगे वहाँ ज़्यादा सस्ता पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं है, सब अपना अपना कंपनी का एक अपना ही होता है। हाँ, सब जगह अपना एक कंपनी का क्या है नहीं है, सब सिस्टम से चलता है। ऐसे नहीं बोलने के लिए तो कलकत्ता भी सस्ता बोलता है, पर ऐसा नहीं है, जैसा कपड़ा लीजिएगा वैसा दाम लगता है। कपड़ा के बिजनेस में कितना मार्जिन होता है? ऐसे तुम बताओगे नहीं सबके सामने, लेकिन फिर भी कितना मार्जिन होता है? ये चीज़ सबका अपना अपना एक पॉलिंग होता है, सबका अपना अपना एक पॉलिंग है, एक विषय अपना मतलब लेके चलता है, अपना फायदा लेके ही चलेगा मिनिमम के। हाँ ये तो ठीक है, तुम बीच बाजार में बैठते हो, तरह तरह के लोग आते हैं, तो अभी किस तरह का मुद्दा डेली किस मुद्दे पे बात होती रहती है? सब बोलता होगा ना, राजनीति पे बात तो करता होगा। बात तो करता है, सब अपने में बात करता है, अपने में सब बात। क्या बात करता है? कानाफूसी मतलब सुन तो लेते ही होगे तुम भी। हाँ, सब एक दूसरे के मतलब अगेंस्ट रहता है, जिसका जो मतलब अपना जिसका जिस पार्टी का हुआ उसके साथ अपना मतलब बात करता है। यहाँ हिंदू मुसलमान ही होता है? ये नहीं बता सकते। चलो अच्छी बात है अगर नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी गई है सीमांचल की कि इस एरिया में सीमांचल के जितने भी ज़िले हैं, इलाके हैं, वहाँ धर्म के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं या फिर वोट डाले जाते हैं। होता है यहाँ ऐसा होता है, सब अपना अपना, सब राजनीति का अपना अपना करता है, सब अपना अपना नाम अपना सब पार्टी अपना अपना ही करता है, बात करता है, इसमें कोई नहीं। हाँ तो वो तो ये बात तो जग जाहिर है, वो तो सबके सामने है। पर बिजनेस में और किस तरह की दिक्कतें आती है? बिजनेस बहुत स्मूथ चलता है क्या? नॉर्मल है, अभी बिजनेस में क्या है, नॉर्मल चल रहा है। इस सीजन में तो अभी सेल हो रहा होगा, शादी का सीजन आ गया। अभी चल रहा है, लगन है। अभी थोड़ा दिन पहले ईद खत्म हुआ है, ईद हुआ था, अभी लगन चल रहा है। ईद खत्म हुआ कुछ दिन पहले, अभी लगन का है, अभी बिक्री है। तो अभी कितना, 1 महीने 1.5 महीने बढ़िया बिजनेस रहेगा? हाँ अभी रहेगा, 11-12 तारीख ऐसे बोल रहा लास्ट है, फिर इसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, 11-12 मई के बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर क्या कहते हैं, तो कपड़ा में जैसे फारबिसगंज का मार्ग, ये बाजार कहाँ के लोग आते हैं इधर? बहुत सारा देहात का आते हैं इधर आपको हो गया, सिमरा तक का आता है, इधर नरपतगंज हो गया, देवीगंज हो गया, इधर बहुत सारा गांव सबके भी आते हैं, पूरा गांव सबका आता है। तो बिजनेस में कैसे आए? पारिवारिक था कि या फिर तुम? पापा से ही है, पापा से अभी हम बैठ रहे हैं, मेरा भाई है। कभी मतलब यहाँ पे बहुत लोग ये रोजगार की शिकायत कर रहे थे कि रोजगार नहीं है ये वो, तो मतलब तुम लोगों के मन में ये तो कभी दुविधा नहीं आई होगी, क्योंकि शुरू से ही तय रहा होगा कि मैं इसी पेशे में जाऊंगा? हाँ, शुरू से ही मेरा मन था कि बिजनेस, कभी जॉब के पीछे रहे नहीं, पढ़ाई की है, बस शुरू से मन था कि बिजनेस अपना करें। बिजनेस में और क्या, टैक्स वैक्स वाला जो जीएसटी वाला तुम लोग को क्या फाइलिंग वाइलिंग कैसे होता है तुम लोग? हाँ, मेरा सारा जीएसटी, मेरा सब सारा चीज़ है, पक्का का सारा आता है। हाँ, कैसे, किसी की मदद लेते हो? किसकी मदद लेते हो? जीएसटी के लिए हम रखे एडवोकेट, वकील रखे हैं, वही करता है। सीए रखे होगे ना? सीए रखे हो ना? हाँ, वही सीए वही करता है, वही फाइल करता है, सारा वही करता है। तो क्या कहते हैं इस बाजार में, मतलब कि अगर देखा जाए इस बाजार में, तुम कह रहे हो कि कम से कम दूर दूर तक आ ही जाता होगा। हाँ, और फिर ये बाजार ज़्यादा बड़ा है कि अररिया वाला बाजार ज़्यादा बड़ा है? बोलने लेके तो अररिया बोलता है, पर अररिया से बड़ा फॉरबिसगंज ही माना जाता है। बोलने के लिए जिला अररिया है, पर मेन फॉरबिसगंज को ही बोला जाता है। हाँ, जितना भी बड़ा व्यवसायी है सब फॉरबिसगंज में ही मिलेगा आपको। अब जिला बोलने के लिए अररिया है, पर व्यवसायिक कोर्स से देखिएगा तो फॉरबिसगंज है। अब आते हैं चुनावी मुद्दे पे फिर से, कि अगर व्यवसाय के तौर पे तुम बात करो तो क्या मतलब कि कौन कौन सी दिक्कतें हैं या परेशानियां हैं तो जो तुम चाहते हो कि सॉल्व हो जाए? परेशानी तो बहुत सारा, अभी परेशानी का तो कमी नहीं, परेशानी बहुत सारा है। बहुत जीएसटी वाला परेशानी होता है, कभी कभी ऐसा जीएसटी हो गया, अभी एगो ई टैक्स बोल के आया था, उसमें मतलब अभी नया जो निकला तो उसमें प्रॉब्लम था, तो उसमें हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता, जहाँ से माल आता था वो पार्टी सबको प्रॉब्लम होता था, बड़ा पार्टी को। हाँ, ई बिल बोल के जो था ना, उसमें बड़ा पार्टी को प्रॉब्लम होता था। हम लोग को जैसे पहले टेंशन नहीं होता था, उन लोग के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोग को भी होता है।
माल आने में दिक्कत होता है। और क्या कहते हैं, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है, बस टैक्स वाला है? तो तुम सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहे हो। नहीं, ऐसा बात नहीं बोले, बाकी सब के लिए तो यहाँ जैसे लेबर क्लास का है तो उन लोग को भी तक मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा पढ़ के जॉब नहीं कर पाता है। नॉर्मल जैसे कपड़े दुकान में काम खोजने आता है, बाद में अच्छा खासा पढ़ाई करके उसको जॉब नहीं मिलता, तो वो कपड़े दुकान में या कहीं भी किराना दुकान या बहुत सारा में काम करता, बहुत सारा परेशानी है। जॉब के लेके तो परेशानी है। ये मेरा थिंकिंग है, हम खुद में चाहते थे बिजनेस करना, जिसको बिजनेस नहीं करना है पढ़ के फिर जॉब कर रहा है, उसकी मजबूरी है, उसको जॉब नहीं मिल पा रहा। अभी जैसे तुम्हारी दुकान में कितने कितने लोग काम करते होंगे तुम्हारे साथ? 4 आदमी मेरे पास काम करते हैं, 4 स्टाफ। और ऐसा होता है क्या, मतलब आप गांव देहात में जब जाते हैं तो फसल वसल के सीज़न में मजदूरों की कमी हो जाती है, क्योंकि फसल काटने के लिए मजदूरों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसा तुम लोगों को भी कभी होता है क्या कि नहीं, लोग कम पड़ जाते हैं, पलायन में सारे लोग चले गए, स्किल्ड लेबर जो भी है वो सारा बाहर चला गया, ऐसा दिक्कत आती है कभी? ऐसा तो हम लोग का काम में कपड़ा लाने में नहीं आता, क्या हम लोग के पास जो भी रहता है शुरू से ही रहता है, इसलिए हम लोग में दिक्कत नहीं आती नहीं आती दिक्कत। और कोई दोस्त जो बाजार में दूसरा धंधा करता है उसको किस तरह की दिक्कत? हाँ, बहुत सारा सबको प्रॉब्लम होता है। जैसे अब किसी को, जैसे किराना वाला है, उसको कभी कभी लेबर नहीं मिलता है, काम पे नहीं मिलता है, तो दिक्कत होता है उन लोग को। किराना वाला हो गया या बहुत सारा काम है, उस सबको प्रॉब्लम होता होगा। वोट देते हो कि नहीं देते हो, क्योंकि चुनाव के प्रति बहुत उदासीन दिख रहे थे? नहीं देते हैं वोट, ऐसा नहीं देते हैं। छिपा के रखते हो, बहुत निजी है? निजी है, निजी है, ऐसे पॉलिटिक्स में है नहीं, पर निजी है, वोट देना काम है। कई बार होता है ना कि बिजनेसमैन अपना चुनावी पक्ष नहीं दिखा सकता, क्या पता वो वोट के चक्कर में दुकानदारी खराब हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं है। चलो अच्छी बात है। एक दोस्त है हमारे, आओ दोस्त, आओ तुमसे भी गप्पा, तुमसे ही बोल रहे हैं, तुम तो एकदम बैठो। क्या तुम भी बहुत देर से पीछे से बहुत लोगों को उंगली कर रहे थे कि तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तुम पार्टिसिपेट करो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गगन कुमार हुआ, गगन कुमार। मेरा नाम गगन कुमार हुआ। हाँ गगन, क्या करते हो गगन? अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। किस चीज़ की? BA पार्ट 2 में है। BA पार्ट 2 में, कहाँ से? यहीं का कॉलेज है, फॉरबिसगंज कॉलेज। यूनिवर्सिटी कौन सा है? पूर्णिया यूनिवर्सिटी। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में डिग्री आ जाता है टाइम पे? हाँ, ये तो इस बार से तो टाइम पे ही हो रहा है एग्जाम, लेकिन पिछले बार का थोड़ा रिकॉर्ड खराब है कॉलेज का। तो फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पढ़ाई, तब जब रिपोर्ट खराब है तो यहाँ पढ़ाई का है? नहीं तो कॉलेज में हुआ था क्या कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी पे ना केस हो गया था इस कारण, तो उसको फाइन वाइन लगा, फिर वो ठीक करने लगा। 2 साल से तो ठीक है, अभी टाइम पे ले रहा है एग्जाम, डिग्री उग्री भी दे रहा है। तो इसके आगे क्या करना है पढ़ाई करने के बाद? नहीं, यहाँ तो हम रहे हैं तो साथ साथ BA भी हो रहा है और जनरल कंपटीशन का भी तैयारी, जनरल कंपटीशन का तैयारी। जनरल कंपटीशन, तो जनरल कंपटीशन में किस चीज़ की तैयारी? हम तो यहीं बैंक का तैयारी कर रहे हैं, यहीं बगल में कोचिंग टारगेट। कोचिंग का क्या है, खूब सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है क्या अगल बगल? नहीं, यहाँ कोचिंग जनरल कंपटीशन का ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो टारगेट है वो स्पेशली बैंकिंग का है और बहुत ही साल से पुराना कोचिंग है, तो इसीलिए वहीं। तो फिर यहाँ का बच्चा जिसको इस तरह का नौकरी करना होता है तो कहाँ जाता है पढ़ने के लिए? अब जिसका फाइनेंशियल अच्छा है वो बाहर चला जाता है, पटना, दिल्ली, ये सब। अब जिसका नहीं है तो यहीं रहेगा। पर यहाँ पे जैसे कुछ इन सारे कोचिंग सेंटर में पढ़ाई वढ़ाई होती है तो रिजल्ट्स कुछ पॉजिटिव आते हैं, मतलब कि कुछ बता निकालता है कि नहीं निकालता है? हाँ, निकालता है यार, मतलब कोई भी स्टूडेंट कहीं जाएगा तो रिजल्ट ही देख के जाएगा ना, ऐसे तो नहीं जाएगा, तो इसीलिए। तो रगड़ के पढ़ाते होंगे तब तो तुमको? हाँ, वो सिंगल टीचर ही हैं, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, क्या क्या सब्जेक्ट हो? सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते खुद ही? सारा सब्जेक्ट, उनमें ये खूबी है कि आपको बोर होने ही नहीं देंगे। ऑलराउंडर टीचर हैं? उनका नाम हुआ रवि सम्राट, यहीं बगल में घर है। वो बैंक का एग्जाम दिए थे पर उनका नहीं हुआ इंटरव्यू तक, जनरल कैटेगरी से आते थे, तो इसीलिए। कैटेगरी लाने की जरूरत नहीं थी इसमें, बता दिए, मतलब कि किसी का होता है नॉलेज ज़्यादा है लेकिन ये इसमें छट जाता है, तो इसीलिए। ये तो हुआ, इसके बाद तुम सरकारी नौकरी का कर रहे हो, तो अभी मान लो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम बाहर पढ़ने चले जाओ? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो हम साथ साथ तो ये बैंक का भी कर रहे हैं ना, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो हम एलिजिबल हो जाएंगे उसके लिए, बैंक का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, तो हम उसके लिए ट्राई करें। तो वोट देने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं? हाँ, एलिजिबल तो हो गए हैं, पिछले साल। ये हो कि नहीं? हम तो ऑनलाइन किए हैं, ये वोटर ID कार्ड पर आया नहीं अभी तक। बाकी कार्ड वो पर्ची मिल गया वहाँ मतदाता केंद्र से? मेरा घर हुआ नरपतगंज, हम यहाँ रूम लेके रहते हैं। अच्छा, वो उधर नरपतगंज है ना? अच्छा, तो तुमको वहाँ जाके वोट देना पड़ेगा। तो कितना दूर है नरपतगंज यहाँ से?
15 किलोमीटर। वोट देने के लिए तो तुम जा ही सकते हो। वहाँ जाएंगे। तो अभी कुछ समझ में आता है, सियासत समझ में आता है, राजनीति? मेरा सब्जेक्ट ही पॉलिटिकल साइंस है। अच्छी बात है। क्या समझ में आ रहा है अभी? समझ में क्या, देखिए अब इधर देखे तो ऐसे अभी जो इलेक्शन का टाइम है तो ये जो क्षेत्र है सर, ये क्षेत्र में कितना भी कोई भी मुद्दा कर ले, लेकिन बाद में जो एंगल हो जाता है ना, वो थोड़ा धर्म का एंगल हो जाता है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है। तो अगर इधर मुस्लिम है तो उधर ऑटोमेटिकली कि हिंदू को ज़्यादा, यहाँ का ही पॉपुलेशन ज़्यादा हिंदू का, तो पॉपुलेशन वाइज वोटिंग हो जाता है, मुद्दा जो भी हो। अभी बात कर रहे थे तो तुमने बोला कि वोटिंग अंत में धर्म पर चला जाता है, तो मतलब कभी घर में परिवार वालों से बात होती होगी, तो ऐसा मतलब ऐसा भी होता है? मेरे परिवार में जो है, हम लोग एक डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पिताजी वोटिंग करते हैं ये बीजेपी को, लेकिन हम तो हम तो यूथ हैं सर, हम तो रोज़गार चाहेंगे, तो हम वोटिंग, मेरे जो पक्ष होता है वो आरजेडी की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब वही काम अगर बीजेपी करेगा तो हम उसका पक्ष ले लेंगे। अब जितना भी हम लोग का घर में यूथ है, लेकिन मेरा मम्मी जो है वो नीतीश कुमार को, पिताजी वो बीजेपी को, हम अभी तो नीतीश कुमार बीजेपी, तो मम्मी पापा एक ही तरफ है ना अभी तो। नहीं, अब कहीं अब जो पलटने वाला है वो क्या, वो कल पलट जाए सर। फिलहाल तो दोनों साथी हैं। वही हम बताएं, मेरे घर में जो ना अलग अलग है, तो वो सबका मत अलग अलग है। तो मतलब तुमने मतलब तैयारी कर ली हो, राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट हो, तो काला इंक लगवा लोगे 7 तारीख को? काला हाँ, तो ये तो हम लोग का अधिकार है ना सर। अच्छी बात है, अधिकार है। इसके अलावा जैसे कि तुम लोग, जैसे हम लोग जो यूथ को लेकर कहा जाता है बहुत एग्रेसिव होता है, वो उसके अपने सपने होते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, पर छोटे शहरों का यूथ के अंदर का उबाल दूसरा होता है। उसको लगता है कि उसमें भी उतना ही मादा है, पर उसको उतना कैनवास नहीं मिला उतना कुछ करने के लिए, वो जगह नहीं मिली कि हम उतना हासिल कर सकें। तो फिर दोस्त यारों में कभी बात होती है कि यार छोड़ के चले जाएंगे, जैसे एक है ना बिहार में कल्चर सा है कि यार बाहर चलते हैं वहीं कुछ देखेंगे, तो ऐसा होता है क्या? सर बहुत सारा दोस्त है हम लोग के साथ जो था कि हम लोग को 11-12 तक साथ में पढ़ा, लेकिन उसका फिनेंशियली अच्छा था वो घर से, तो वो चला गया बाहर। लेकिन जो जिसका खराब मतलब वैसा स्थिति नहीं था, जो अफोर्ड नहीं कर पाता था, वो तो यहीं रह गया। फिर भी हम लोग का पेरेंट्स करके तो कर ही रहे हैं पूरा। लेकिन हम लोग अगर बोले घर में कि हम लोग को यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो वो भेज देंगे, लेकिन फिर एक मन में होता है कि नहीं यार, हम बाहर क्या करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं। जो हम लोग का कुछ दोस्त का एग्जांपल है, जो सर पटना में रहता है, लेकिन रूम लेके वहाँ रहता है, लेकिन वहाँ पे ऑनलाइन क्लास करता है, तो वो वहीं कर रहा है, हम भी यही वही कर रहे हैं। हम जब बात कर रहे थे तो इस दौरान पीछे से इनकी आवाज़ आई कि मेरा पीएम मोदी से एक सवाल है। क्या सवाल है भाई साहब? मेरा ये सवाल है कि वो 140 करोड़ के पीएम है या सिर्फ मुसलमान को छोड़ के बाकी सबके पीएम है? क्या बात है सर? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि 2 दिन पहले जो उनका स्टेटमेंट आया, 2-3 दिन पहले राजस्थान वाला, उससे आपको क्या लगता है? चुनावी रैली में उन्होंने एक भाषण दिया, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने बोली जिसपे अब कांग्रेस ने शिकायत की है। 140 करोड़ के, हम वो कांग्रेस क्या शिकायत कर रही है हमको उससे मतलब, हम जनता के हिसाब से अपना बात करें। वो 140 करोड़ के पीएम है या सिर्फ मुसलमान को छोड़ के सारे के पीएम है? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, 140 करोड़ के। वो अपने पद का गरिमा नहीं रखते हैं और इस हिसाब से बात करते हैं। वो एकदम से आज का युवा हमको नहीं लगता है बर्दाश्त करेगा। रोजगार जो है वो तो अलग मुद्दा है। आप हम मेरे साथ रहिएगा, यहाँ पे लगभग आपको 90% हिंदू है और 10% मुसलमान लड़के लोग यहाँ पे खड़े हैं। आप यहाँ पे दूसरा, मुसलमान के बिना हिंदू का काम नहीं चल रहा है, हिंदू के बिना मुसलमान का काम नहीं चल रहा है। यहाँ पे जितने लोग आप पूछ सकते हैं। और वो ये जो बांट रहे हैं मोदी जी, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, ये मत कीजिए। ये देश में को और गर्क में लेके जाएगा, ना कि उज्ज्वल बनाएगा। जब तक आप साथ नहीं चलिएगा, आप उज्ज्वल देश का आप कुछ नहीं कर सकते। पर नरेंद्र मोदी जब मंच से ये भाषण देते हैं तो उस दौरान वो कांग्रेस पर भी यही आरोप लगाते हैं, तो उनका कहना है कि कांग्रेस ऐसा करना चाहती है, तो हम ये क्या बात कह रहे हैं? कांग्रेस या बीजेपी से मतलब ही नहीं है। अब वो प्रधानमंत्री है, वो कोई आम इंसान नहीं है जो कुछ भी बोल के निकल लिए। उनको अपने पद का गरिमा रखना पड़ेगा। अगर ये आप फारबिसगंज में अभी आए हैं, अगर हिंदू और मुसलमान का सबसे अच्छा आपको एग्जाम्पल देखना है तो बस यहीं छुआपट्टी में मलंग बाबा का मंदिर है सर। मलंग बाबा का मंदिर है। जब वहाँ उस मंदिर में कार्यक्रम होता है सर, जब वहाँ पे कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, दोनों एक साथ खाते हैं सर।
अच्छी बात है यह, और समाज ऐसा ही होना चाहिए। का माहौल इतना बेहतरीन है कि मत पूछिए। आप जहाँ खड़े हैं इस फॉरबियन का माहौल बहुत सेकुलर है, और यहाँ के कुछ लोग मतलब बाहर के कुछ लोग यहाँ आते हैं यहाँ का माहौल बिगाड़ने, तो वो बेकार अपना मेहनत कर रहे हैं। यहाँ का माहौल नहीं बिगड़ने वाला, वो चाहे कुछ भी कर ले। जो सियासत में सत्ता में बैठे हैं उनका अपना नज़रिया है, सत्ता करने का अपना तरीका है, सत्ता हासिल करने के सारे तौर तरीके अपनाए जाते हैं, क्योंकि सीज़न चुनावी है और लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा चल रही है जो आगे भी जारी रहेगी। अभी अररिया के कुछ और इलाकों में जाना है, वहाँ के लोगों की बात बतानी है आपको। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया अमित अवस्थी ने। मैं संदीप कुमार सिन्हा।